नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन कर रहे हैं 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व। ये क्वेश्चन बड़े ही कंसेप्टुअल हैं और आपके प्रत्येक परीक्षा के लिए, चाहे आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, पीसीएस के लिए जा रहे हैं, चाहे आप ईपीएफओ के लिए जाएं या पीजीटी, ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। और ये है इन्फ्लेशन का पार्ट 4 और चौथे पार्ट में 5 प्रश्न ये आपके सामने है। तो चलिए पूरे मन के साथ आइए लग जाइए और देखिए किस तरह के प्रश्न हैं और इसका क्या कंसेप्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रेजिटेक्स। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज रेजिटेक्स। रेजिटेक्स क्या प्रदर्शित करता है। प्राइस चेंज इन म्यूचुअल फंड नंबर 1, प्राइस चेंज इन रूम रेंट नंबर 2, प्राइस चेंज इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नंबर 3 और चौथा है प्राइस चेंज इन शेयर। मतलब पहला है म्यूचुअल फंड के प्राइसेज में परिवर्तन, दूसरा है जो घर में हम लोग रहते हैं उसके किराए में परिवर्तन और तीसरा है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उनके कीमतों में परिवर्तन और जो है शेयर में परिवर्तन। आपको क्या लगता है। सबसे पहले हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की बात हुई थी। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की बात हुई थी 2007 में। 2007 में नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी ने रेजिडेक्स लॉन्च किया था, रेजिडेक्स। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष एनएचबी जो है 50 शहरों के लिए रेजिडेक्स लॉन्च करता है, जिसमें यह दिखाता है कि जो 50 इंपॉर्टेंट सिटी हैं उसमें जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके प्राइसेज में कितना चेंज हो रहा है। आप देखते हैं लखनऊ में क्या चेंज हो रहा है, दिल्ली में क्या चेंज हो रहा है, बंगलौर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या चेंज हो रहा है। तो इसका जो है अलग से एक मेजरमेंट शुरू किया है नेशनल हाउसिंग बैंक ने रेजिडेक्स के नाम से। तो आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे दोस्तों, ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। रेजिडेक्स क्या है, तो ये है प्राइस चेंज इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। आइए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, ये है इन इंडिया प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर। इन इंडिया प्राइस इंडेक्स, भारत में कीमत सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, जिसके लिए शब्द होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर प्लस यू, या इसके लिए शब्द यूज होता है अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड सी। देखिए पहले मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है और इस पे प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चाहे हम कहें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंबाइंड, या फिर हम कहें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी और ग्रामीण, दोनों एक ही चीज है। अब ये पूछा जा रहा है कि मीजर्ड बाय द एजेंसी, मतलब भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आर प्लस यू या सीपीआई कंबाइंड किसके द्वारा मापा जाता है। आप देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन के जो भारत में अलग अलग मेजरमेंट है उसके ऊपर प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि भारत में डब्ल्यूपीआई, जो बहुत दिनों तक इन्फ्लेशन का मेजरमेंट डब्ल्यूपीआई से होता रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको मेजर करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नोट कर लीजिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है एडवाइजर। अब लेकिन मैंने ये प्रश्न न पूछ के आपसे ये पूछा है कि भारत में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड या रूरल प्लस अर्बन जो 2012 से मेजर किया जा रहा है, और आरबीआई ने मान लिया है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए अब हम डब्ल्यूपीआई यूज नहीं कर रहे हैं, अब हम सीपीआई यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये किसके द्वारा मापा जाता है, तो दोस्तों ये मापा जा रहा है भारत में सीएसओ के द्वारा। सीएसओ का फुल फॉर्म आप जानते हैं, ये नेशनल इनकम का एस्टिमेशन भी करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो है MOSPI, ये भी पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसके अंतर्गत सीएसओ है। और मैंने जहां तक आपसे बताया कि ये नेशनल इनकम का भी एस्टिमेशन करता है, यही भारत के लिए अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन को भी आकलित कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, आएगा जरूर। देखिए फिर मैंने पूछा था ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मैं आपको बता चुका हूं कि ये डब्ल्यूपीआई मेजर करता है। फिर ये समझ लीजिए लेबर ब्यूरो क्या मेजर करता है। लेबर ब्यूरो भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
इंडस्ट्रियल वर्कर को मेजर करता है, और मैंने आपको बताया था कि इसी के बेस पे भारत में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और जो पे कमीशन लगता है इसी के रिकमेंडेशन पे लगता है, तो ये मेजर करता है लेबर ब्यूरो। इसी तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर, जो ग्रामीण श्रमिक हैं उनकी मजदूरी में वृद्धि इसके आधार पर की जाती है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर, ये तीन जो निर्देशांक है, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई रूरल लेबर, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर, ये तीनों को लेबर ब्यूरो मेजर करता है। इस पे भी प्रश्न दोस्तों आप लोगों से निसंदेह पूछा जा सकता है। और ये जो लेबर ब्यूरो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इन्फ्लेशन आयोग कोई ऐसा आयोग है नहीं, तो डी ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का प्रश्न नंबर 2। अब देखिए एक मजेदार प्रश्न पूछा गया है कि डिसइन्फ्लेशन कैन बी डिफाइंड एज। डिसइन्फ्लेशन का हिंदी मत समझिए आप लोग, सिर्फ इंग्लिश में ही समझिए। डिसइन्फ्लेशन क्या है? देखिए दो शब्द हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द है दोस्तों इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, और दूसरा शब्द और है डिफ्लेशन। और इन्हीं दोनों से मिलते जुलते शब्द दो और आते हैं, एक को हम कहते हैं रिफ्लेशन और एक को हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा आप। इन चारों कॉन्सेप्ट को बहुत पूछा जा सकता है, बहुत पूछा जाता है। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में अगर वृद्धि हो तो उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे। अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में कमी हो तो उसको हम डिफ्लेशन कहेंगे। मतलब एक को मुद्रास्फीति कहते हैं, एक को अवस्फीति कहते हैं। लेकिन रिफ्लेशन क्या है? रिफ्लेशन ये है कि मान लीजिए आजकल मंदी चल रही है, अब मंदी हो गई और कीमतें लगातार घट रही हैं, जीडीपी डिक्लाइन कर रही है। तो ऐसे में जब कीमतें घटने लगती हैं, जीडीपी घटने लगती हैं, तो आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाता है, और मनी सप्लाई को बढ़ा के जो इन्फ्लेशन 0% आ गया है या -2% चला गया है या +1% आ गया है, इसको अपने रेंज में लाता है। और मैंने आपको बताया था ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई करता है 4% ±2%, मतलब 6% और 2% के रेंज में। तो अगर कीमतें घट के बहुत कम हो जाए तो आरबीआई जानबूझ के मनी सप्लाई को बढ़ा के इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। इसको हम रिफ्लेशन कहते हैं, मतलब कीमतों को जानबूझ के बढ़ाना ताकि हम रिसेशन से बाहर आ जाए, इसको रिफ्लेशन कहा जाता है। इसी तरह अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आरबीआई मनी सप्लाई को घटा के कीमतें को जबरदस्ती कम करता है बाय मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। इसी को हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। इसका मतलब इन्फ्लेशन में भी कीमतें बढ़ती है और रिफ्लेशन में भी कीमतें बढ़ती हैं, डिफ्लेशन में कीमत घटती है, डिसइन्फ्लेशन में भी कीमत घटती है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये एक नेचुरल फेनोमेना है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई या स्कार्सिटी आ गई तो इन्फ्लेशन आएगा। लेकिन जब मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से कीमतें बढ़ाई जाए ताकि रिसेशन के प्रभाव को कम कर सके, इसी तरह जब मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के द्वारा मनी सप्लाई को घटा के कीमतें घटाई जाए तो इसको डिसइन्फ्लेशन कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, नेचुरल प्राइस डिक्लाइन गलत है, टैकलिंग इन्फ्लेशन प्राइस रिड्यूस्ड बाय मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, दिस इज राइट आंसर। जब हम इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए कीमतें घटाते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से, तो इसी को हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। टैकलिंग रिसेशन प्राइस इंड्यूस्ड बाय मॉनेटरी एंड पॉलिसी, ये देखिए जब रिसेशन को हम टैकल करने के लिए जब कीमतें बढ़ाएंगे तो इसी को हम रिफ्लेशन कहेंगे। लेकिन प्रश्न हमने पूछा है डिसइन्फ्लेशन पे। फिर प्राइस राइज बाय लोअर डिमांड, बिल्कुल ये होता ही नहीं है, अगर लोअर डिमांड है तो प्राइस राइज होगा नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत महत्वपूर्ण है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? अतिस्फीति इसको हिंदी में कहते हैं। हिंदी में मैं लिख ही नहीं पा रहा था तो यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन ही लिखा हूं, हिंदी में यहां लिख देता हूं। इसके लिए शब्द होता है अतिस्फीति। अतिस्फीति क्या होता है? देखिए 3 तरह का इन्फ्लेशन होता है दोस्तों। एक को हम कहते हैं क्रीपिंग, एक को हम कहते हैं गैलोपिंग, और तीसरे को हम कहते हैं हाइपर। 3 तरह के दोस्तों इन्फ्लेशन होता है। क्रीपिंग में जब इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट में हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, तो इसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। कई बार कहा जाता है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन अच्छा होता है, मॉडरेट होता है, थोड़ी सी कीमतें में वृद्धि होती है, उत्पादक को इंसेंटिव होता है कि थोड़ी थोड़ी कीमतें बढ़ रही है, ज्यादा उत्पादन करे, तो जितना ज्यादा उत्पादन करेगा उतना ज्यादा रोजगार देगा, उतनी जो है आपकी जीडीपी जीएनपी बढ़ेगी। तो कहा जाता है क्रीपिंग ठीक है क्योंकि सिंगल डिजिट में कीमतें बढ़ रही होती है। गैलोपिंग जो होती है दोस्तों, ये जो है कीमतें जब डबल डिजिट में आ जाए, मतलब 16%, 89% या ट्रिपल डिजिट में आ जाए 112%, तो इसको हम बोलते हैं गैलोपिंग, कूदती हुई। ये होती है, ये क्या होती है? क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है रेकना, रेकती हुई, ये है कूदती हुई। हाइपर का मतलब अति हो गया, जब कीमतें मिलियन में चली गई। अब इसको जरा समझिए क्या हुआ
क्रीपिंग क्या है? आपने आलू खरीदा 20 रुपए केजी, आप अगले महीने गए आलू हो गया 22 रुपए केजी, तो चलो ठीक है, क्रीपिंग है। आपने खरीदा 20 रुपए, अगले महीने हो गया 50 रुपए, तो ये भी समझ में आ रहा है गैलोपिंग है। लेकिन आपने खरीदा था 20 रुपए, अगले महीने आप गए और ये हो गया 2 लाख रुपए केजी। तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन में मनी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, कोई इसको काउंट ही करना नहीं चाहता है। बोरे में पैसा लेके जाइए और पर्स में सामान लेके आइए, तो हाइपर इन्फ्लेशन बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे में हम डिमोनेटाइज करते हैं। अभी आपने देखा ना, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने कहा कि हम जो है 500,000 रुपए को डिमोनेटाइज करते हैं। जब ऐसी सिचुएशन में, हम नॉर्मल सिचुएशन में डिमोनेटाइज नहीं करते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन में जब कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि कोई पैसा गिनना ही ना चाहे, आपके पास पैसा फेंका हुआ है, आप उठा नहीं रहे हैं, पैसा फेंका है उसमें लोग भूजा खा रहे हैं, तो ये जो है सिचुएशन है होती है अतिस्फीति का। और इसमें क्या होती है, कीमतें जो है मिलियंस में बढ़ती हैं। तो ये है सी सही आंसर। प्राइस स्लो डाउन नहीं होता है, प्राइस सिंगल डिजिट में नहीं होती है, प्राइस डबल, अगर सिंगल डिजिट में है तो क्रीपिंग, डबल डिजिट में है तो गैलोपिंग, और अगर कीमतें मिलियंस में है दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं आपकी हाइपर। अब देखिए, इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, देखिए इसके ऊपर प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। सीपीआई कंबाइंड में भार किसको दिया गया? देखिए, पहले मैंने कहा कि इन्फ्लेशन को डब्ल्यूपीआई से मेजर किया जाता था। डब्ल्यूपीआई में जो सबसे पहले जो कंजम्पशन नेचर की चीजें थी, जिसको आप प्राइमरी आर्टिकल कहते थे, प्राइमरी आर्टिकल का जो वेट दिया गया था, सिर्फ 22% वेट दिया गया था। पावर फ्यूल लुब्रिकेंट को, पावर फ्यूल लुब्रिकेंट को ऐसे ही 15 से 16% का वेट दिया गया था। और मैन्युफैक्चरिंग को, जिसकी कीमतें नहीं बढ़ती हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग को डब्ल्यूपीआई में 65% का वेट दिया गया था। देखिए, ये गलत था। डब्ल्यूपीआई में जो प्राइमरी आर्टिकल है, फूड ग्रेन है, बिवरेज है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एक किसान निर्भर रहता है, उसके लिए आप देखते हैं सबसे कम यहाँ पे वेट रखा गया था, सिर्फ 22%। यहां ये गलती थी भाई। एक आम व्यक्ति सबसे ज्यादा फूड के ऊपर निर्भर है, इसीलिए कहा जाता रहा कि डब्ल्यूपीआई से इन्फ्लेशन सही नहीं मेजर हो रहा है। जब इसको सीएसओ मेजर करना शुरू किया, सीपीआई कंबाइंड, तो उसने सबसे ज्यादा वेट दिया है फूड एंड बिवरेज के ऊपर। क्योंकि देखिए, एक आम आदमी सबसे ज्यादा इसी से संबंधित होता है, अपने इनकम का अधिकांश भाग खाने पीने पे खर्च करता है। और मैं आपको बता दूं, फूड और बिवरेज पे 45.86% का वेट दिया गया है दोस्तों। क्लोथ एंड इंटॉक्सिकेंट्स की जहां तक बात है, तो क्लोथ एंड फुटवियर को, और अगर आप इंटॉक्सिकेंट को मिला लें, तो लगभग 10% का वेट दिया गया है यहाँ पे। अगर आप हाउसिंग की बात करें, तो हाउसिंग को भी 10% का वेट दिया गया है। फ्यूल लाइट एनर्जी की अगर बात करेंगे, तो ये भी लगभग 10% का वेट दिया गया है। लेकिन सबसे लगभग 46% का वेट जो दिया गया है, ये दिया गया है फूड एंड ब्यूरेज को, जो बिल्कुल बेहतर है। इसलिए बेहतर है क्योंकि भारत में आम लोग रहते हैं, मैंगो मैन रहते हैं, और मैंगो मैन सबसे ज्यादा इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का 5 क्वेश्चन का एनालिसिस। इसको बहुत अच्छे से देखिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए और सभी एग्जामों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके रख देगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, या इसका लिंक है @दिग्विजय सिंह का DS लगाइए, DS और RP1 इसको सर्च करिए, @DSRP1, और इसके ऊपर जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ताकि प्रत्येक दिन का पेपर मैं आपको सेंड कर सकूं। तो दोस्तों, बड़े ही मनोबल से पॉजिटिव होके पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सफलता तो मिलेगी, हारिएगा नहीं, बस चलते रहिएगा। दौड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चलना है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।